तो देखते हैं प्रेशर इन रोटेटिंग फ्लूइड्स को। तो सपोज हमारे पास कोई रॉड है और इसके अंदर लिक्विड हमारा कुछ है। अब इसे ओमेगा से अगर रोटेट करें, हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे जब इसे रोटेट करेंगे तो हर एक पॉइंट पर प्रेशर अलग अलग आएगा। क्यों अलग अलग आएगा उसी को डिस्कस करेंगे। तो सपोज x डिस्टेंस पे हम क्या ले लें, एक dx एलिमेंट कंसीडर कर ले। इस dx एलिमेंट को हम बना रहे यहाँ पे थोड़ा इनलार्ज करके, ये हमारा dx एलिमेंट, इसके अंदर ये फ्लूइड। अब जब ये रोटेट करेगा तो ये कैसा मोशन परफॉर्म करेगा, सर्कुलर मोशन। ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, मतलब इस वाले डीएम पे एक नेट एक्सेलरेशन लगेगा। सर्कुलर मोशन में हमारा क्या होता है, इस पे इसका एक्सेलरेशन हर जगह अलग अलग होगा। तो इस पे क्या लग रहा, अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये हमारा ओमेगा है। हम इसे कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं। ओमेगा कैसा हमारा कांस्टेंट है। तो डीएम पे एक्सेलरेशन लग रहा अंदर की तरफ। इस डीएम वाले पे नेट फोर्स देख लेते हैं। इस डीएम को हमने क्या लिया है, यहाँ पे इसका मास क्या है डीएम, इस पे एक्सेलरेशन कैसा है अंदर की तरफ। अब हमें पता है प्रेशर के अलोंग, सॉरी, एक्सेलरेशन के अलोंग प्रेशर डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे देखेंगे इसके राइट वाला लिक्विड इस पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा प्रेशर की वजह से। तो प्रेशर इंटू एरिया, P इंटू ए मान लेते हैं। एक्सेलरेशन के अलोंग प्रेशर डिक्रीज करता है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि प्रेशर P इंटू ए, फोर्स है P इंटू ए। यहाँ पे प्रेशर हमारा ज़्यादा आना चाहिए, P प्लस डी पी इंटू ए। यहाँ पे भी कर सकते थे P माइनस डी पी कर देते तो भी हमारा सही रहता। अब यहाँ पे नेट फोर्स वाली इक्वेशन लगा दे। देयरफॉर एक्सेलरेशन हमारा इस डायरेक्शन में है, मतलब ये वाला फोर्स ज़्यादा होना चाहिए। अप्लाइंग सेकेंड लॉ, P प्लस डी पी इंटू ए माइनस P इंटू ए इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन कैसा है हमारा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहाँ से P इंटू ए प्लस डी पी इंटू ए माइनस P इंटू ए एम, ए सी कितना आ जाएगा, ये सर्कल कैसा हमारा x रेडियस का है, इसका रेडियस क्या है x। तो ए सी यहाँ से क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, आर होता है हमारे पास फॉर्मूला, तो ओमेगा स्क्वायर x आ जाएगा फॉर्मूला। तो ए सी की जगह पुट कर देंगे ओमेगा स्क्वायर x, P इंटू ए कैंसिल हो गया, डी पी इंटू ए इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर x, ऐसा कुछ आएगा। इसे नोट कर ले पहले। इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन को 1 नाम दे देते हैं।
हम m का वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि हमें फ्लूइड का डेंसिटी पता है, फ्लूइड का डेंसिटी मान लेंगे रो। तो इसे इरेज कर देते हैं। तो dp इंटू ए इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर x। मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना आएगा, इसका एरिया इंटू dx। तो पहले वॉल्यूम लिख देते हैं ओमेगा स्क्वायर x, रो वॉल्यूम कितना आ गया a dx ओमेगा स्क्वायर x, dp इंटू ए। कैपिटल ए से कैपिटल ए कैंसिल, dp आ गया हमारे पास रो ओमेगा स्क्वायर x dx। तो प्रेशर में जो चेंज है वो कितना हमारा x के साथ आ जाएगा अगर हम इंटीग्रेट कर दें। तो यहां पे हमने क्या लिया था, x यहां से कंसीडर किया था। तो 0 से लेके अगर इसका लेंथ l है तो यहां पे क्या करते हैं, 0 से लेके डेल्टा p तक चेंज होगा। लेंथ में कितना वेरिएशन है, 0 से l तक। तो यहां पे आ गया हमारे पास डेल्टा p इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 0 से l, ये आ गया। तो यहाँ पे डेल्टा p कितना आ गया, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर, लिमिट्स पुट करेंगे l स्क्वायर आ जाएगा। तो या तो ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं या फिर और हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक्स डिस्टेंस पे ये कहाँ पे आया है, एट एक्स डिस्टेंस। एक्स डिस्टेंस पे प्रेशर में चेंज कितना हुआ है, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब सपोज हमारे पास एक कंटेनर है जिसपे लिक्विड भरा हुआ है। इसे हम क्या कर रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं ओमेगा से, जैसा हमारा वॉशिंग मशीन होता है। तो अगर हम ओमेगा से रोटेट करते हैं तो हमें लिक्विड का सरफेस कैसा दिखता है, लिक्विड का सरफेस हमारा पैराबोला जैसा दिखता है। तो पैराबोलिक शेप जैसा दिखता है। तो इसी पैराबोला की हमें इक्वेशन बतानी है और यही बताना है कि पैराबोलिक शेप क्यों फॉर्म हुआ है, जो कि हमें इक्वेशन निकाल के पता चल जाएगा। तो ये हमारा क्या है, फ्री सरफेस कैसा मिला हमें, इज पैराबोलिक। इसे हम क्या करें, यहां पे भी ओमेगा कैसा है, कांस्टेंट है। अब यहां पे भी क्या करेंगे, हम लेते हैं ये हमारा सेंटर पॉइंट, सेंटर से हम एक्स डिस्टेंस गए, एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट हमने कंसीडर किया। तो अगर इस पॉइंट को ध्यान से देखेंगे तो ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा। तो इसको मान लेते हैं एम एन, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं एन, और यहां पे हमारा वाई में भी वेरिएशन है। तो एक पॉइंट हम वाई मान लेते हैं सरफेस पे। इससे वाई डिस्टेंस जब ऊपर गए
तो हमें यहाँ पे मिल गया पॉइंट MN। इस पॉइंट को मान लेते हैं O। ये पॉइंट हमें मिल चुके हैं। M और O हमारा फ्री सरफेस है। यहाँ पे प्रेशर कौन सा लगेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर एट M, यहाँ से हमें क्या मिला? पहली बात तो प्रेशर एट M और प्रेशर एट O बराबर होगा। और क्या है? अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो यहाँ पे N पर एक्सेलरेशन कैसा लगेगा? ये हमारा M, ये N, ये हमारा X। यहाँ पे N पर एक्सेलरेशन AC अंदर की तरफ लगेगा। AC का वैल्यू कितना आएगा? ओमेगा स्क्वायर X। और एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में प्रेशर डिक्रीज करता है, मतलब N पर जो वैल्यू होगी प्रेशर की वो कितनी होगी? M से कितना ज़्यादा होगी? हाफ रो ओमेगा स्क्वायर X स्क्वायर। ये होना चाहिए हाफ रो ओमेगा स्क्वायर X स्क्वायर। और कुछ और हम कर सकते हैं। प्रेशर एट N हमारा कितना आएगा? क्योंकि हमें Y भी चाहिए। यहाँ पे X तो आ चुका है, Y हमारे पास नहीं आया है। तो ये मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। इसे नोट कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं हम प्रेशर एट M और O क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। तो ये किसके इक्वल है? PATM के बराबर। बाकी सब कुछ हमारा सही है। और अब हम N पे O की वजह से इक्वेशन लिख सकते हैं प्रेशर एट N, क्योंकि हमें Y भी चाहिए। तो दो इक्वेशन आ चुकी हैं हमारे पास। हमें बस Y वाला इक्वेशन चाहिए। तो प्रेशर एट N इक्वल टू PO प्लस रो जी, हाइट की वजह से क्या होगा? रो जी H मतलब रो जी Y। अब क्या कर दें? 2 इक्वल टू 3। नाउ क्योंकि हमने यहाँ पे भी N निकाला है, यहाँ पे भी N निकाला है, प्रेशर किसी भी पॉइंट पर सेम रहेगा। तो P नॉट प्लस रो जी वाई इक्वल टू PM प्लस हाफ रो ओमेगा स्क्वायर X स्क्वायर। अब वन इक्वेशन से देखेंगे तो P नॉट भी हमारा PATM है प्लस रो जी वाई, PM भी हमारा PATM है। इसे डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते थे, प्लस हाफ रो ओमेगा स्क्वायर X स्क्वायर। PATM से PATM कैंसिल, यहाँ पे आ गया रो जी वाई इक्वल टू हाफ रो ओमेगा स्क्वायर X स्क्वायर। रो से रो कैंसिल, y आ गया हमारे पास हाफ ओमेगा स्क्वायर X स्क्वायर अपॉन जी। या फिर इसको लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर X स्क्वायर अपॉन 2g। तो y हमारा x के साथ X स्क्वायर के साथ वैरी कर रहा है, और यही इक्वेशन होती है हमारी पैराबोला की। तो y अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X स्क्वायर है तो ये किसकी इक्वेशन है? पैराबोला। तो यहाँ पे कर्व कैसा बनेगा? हमारा पैराबोलिक कर्व। नोट कर सकते हैं इसे पॉज करके।
तो पास्कल्स लॉ हमारा क्या बोलता है, सपोज हमारे पास कोई कंटेनर है, यहाँ पे हमने लिक्विड भरा है, इसके ऊपर हमने पिस्टन लगा दी। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, जो भी ऊपर से प्रेशर है, अभी ये क्या है, लिक्विड हमारा इक्विलिब्रियम में है। अब यहाँ पे हमने छोटे छोटे होल्स कर दिए, छोटे छोटे होल्स कर दिए, तो यहाँ से पहली बात तो लिक्विड का फ्लो होगा। जैसे ही हम प्रेशर चेंज करेंगे, सपोज हम पिस्टन को इस पॉइंट तक ले आए, तो यहाँ पे प्रेशर हमने कितना चेंज किया, डेल्टा पी। तो यहाँ पे भी हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे भी पानी का जो वेलोसिटी होगा वो हर जगह इंक्रीज किया होगा। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, अब क्योंकि लिक्विड हमारा खुद कंप्रेस नहीं हो सकता है, हमने लिक्विड को कैसा माना है, इनकम्प्रेसिबल। फॉर इनकम्प्रेसिबल लिक्विड्स, अगर हम किसी पॉइंट्स पे प्रेशर चेंज करेंगे तो हर एक जगह प्रेशर उतने अमाउंट से चेंज हो जाएगा। इफ प्रेशर is changed at any point, then that change is transmitted to every point of liquid without being diminished। तो हमारा जितना चेंज हुआ है प्रेशर, हर एक पॉइंट पे उतना ही चेंज आ जाएगा। सिंपल सा है, अगर यहाँ पे पहले प्रेशर हमारा PA है और अगर हमने यहाँ पे प्रेशर अगर P0 एक्ट कर रहा है, अब प्रेशर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, चेंज कर दिया डेल्टा P से, तो प्रेशर एट A हमारा कितना बढ़ जाएगा, प्लस डेल्टा P हो जाएगा, इतना इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर एट A अगर हम लिखें स्टार्टिंग में, तो प्रेशर एट A कितना आएगा, सपोज ये H हाइट नीचे है तो P0 प्लस रो GH। जब हमने डेल्टा P चेंज किया, डेल्टा P प्रेशर और बढ़ाया, तो क्या हो जाएगा, P0 प्लस ये वाला भी प्रेशर आएगा डेल्टा P प्लस रो GH। मतलब A पर प्रेशर कितना हो गया है, इंक्रीज हो गया है बाई डेल्टा P अमाउंट। उसी बात को इन्होंने एक लॉ के नाम से बता दिया है कि अगर किसी पॉइंट पे हमारा प्रेशर चेंज होगा तो वो हमारा डिमिनिश नहीं होगा, हर एक पॉइंट पर उतना ही प्रेशर चेंज हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोलिक मशीन, उसी को हम देखेंगे। इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके। अब हाइड्रोलिक मशीन का काम क्या होता है, हम छोटा सा फोर्स लगाते हैं और हमें लार्ज फोर्स उठाने में मदद मिलती है। तो हाइड्रोलिक मशीन ऐसा कुछ दिखता है। हाइड्रा से मतलब ही है लिक्विड का यूज कर रहे हैं। इस पूरे में लिक्विड भरा हुआ है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में दोनों पे लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि हमारा लिक्विड कैसा है, सेम लिक्विड है। तो दोनों का प्रेशर, दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस करेंगे।
हाइट हमारा सेम होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर सेम लेवल पे सेम रहता है। अब हम क्या करें, यहाँ पे अगर हम एक छोटा सा पिस्टन लगा दिया और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कोई भी हैवी वेट अगर हमें उठाना है, सपोज कार को उठाना है हमें, तो अगर यहाँ पे प्रेशर, ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट बी, अगर ए पर प्रेशर हम डेल्टा पी अमाउंट से चेंज कर देते हैं, इसको एक्स जब नीचे लाए तो प्रेशर एट ए कितना चेंज हुआ, डेल्टा पी अमाउंट। इतना ही प्रेशर हमारा इस लिक्विड को क्या करेगा, ये पिस्टन इस लिक्विड पे धक्का लगाएगा। अब लिक्विड खुद कंप्रेस नहीं हो सकता है, लिक्विड को हम इनकम्प्रेसिबल मान रहे हैं, तो ये वाला पिस्टन ऊपर आएगा या फिर ये लोड हमारा ऊपर आ जाएगा बाई एक्स डैश, मान लेते हैं एक्स डैश ऊपर आ गया। जितना प्रेशर यहाँ पे ए पे चेंज हुआ है, चेंज इन प्रेशर एट ए, यही प्रेशर हमारा बी में ट्रांसमिट होगा, चेंज इन प्रेशर एट बी। तो डेल्टा पी ए इक्वल टू डेल्टा पी बी। तो यहाँ पे सपोज हमने फोर्स लगाया था नीचे की तरफ F1 और हमें जो फोर्स मिल रहा है वो है F2। इसका एरिया मान लेते हैं, इसका एरिया मान सकते हैं A1, क्या है एरिया, और इस बड़े वाले का एरिया मान सकते हैं A2, A2 मान सकते हैं। जो लिक्विड की वजह से फोर्स मिल रहा है वो है हमारा F2। तो प्रेशर में चेंज जो हमारा A पर हुआ है वही हमारा B पर हुआ है। तो प्रेशर क्या होता है हमारा, फोर्स अपॉन एरिया। तो कितना डेल्टा P के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, F1 फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। F1 बाई A1 फोर्स अपॉन एरिया, उधर हमें क्या मिला F2 अपॉन A2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं F1 अपॉन A1 इंटू A2 इक्वल टू F2। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो A1 हमारा A2 से कम है, एस A1 लेस देन A2। A2 हमारा लार्ज है, F2 के सामने है, मल्टीप्लाई में है, तो F2 हमारा क्या आएगा, लार्ज एज कंपेयर टू F1। तो हमें छोटा सा फोर्स अप्लाई करके हमें लार्ज लोड को उठा सकते हैं। देयरफॉर लार्ज लोड कैन बी लिफ्टेड by using small force। तो यहाँ पे हुआ क्या है, जितना डेल्टा पी यहाँ पे चेंज हुआ है, हर एक पॉइंट पे डेल्टा पी चेंज हो रहा है। तो इफेक्टिव कितना प्रेशर चेंज हुआ, F2 अपॉन A2 पूरे एरिया में। इसलिए हमारा F2 का वैल्यू, एरिया अगर ज़्यादा है तो जो यहाँ पे हर एक पॉइंट पे प्रेशर लग रहा है उसकी वजह से फोर्स हमें ज़्यादा मिला है। क्योंकि प्रेशर अब ज़्यादा एरिया में लग रहा है तो फोर्स का वैल्यू बढ़ जाएगा। उस फोर्स का मदद करके हम इस कार को उठा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा लिक्विड ने हेल्प करी है इस फोर्स को बढ़ाने में।
तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। और सेकेंड है हमारा, अगर ये x डिस्प्लेस हुआ है, वर्क डन बाई F1, जितना वर्क हम इनपुट करेंगे उतना ही आउटपुट वर्क आना चाहिए। तो दोनों वर्क कैसा होना चाहिए, वर्क डन बाई F1 इक्वल टू वर्क डन बाई F2। हम कंसीडर कर रहे हैं कोई भी हमारा लॉस नहीं है। तो वर्क डन बाई F1, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ, तो F1 x आ जाएगा, F2 ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ, F2 x डैश, तो F1 x अपॉन F2 ये आ गया x डैश। अब अगर x डैश को ध्यान से देखें, F2 हमारा लार्ज था, एज F2 इज लार्जर देन F1, तो हमारा x डैश क्या आएगा, लेस आएगा x, तो डिस्प्लेसमेंट होगा पर कम होगा। x के कंपैरिजन में x डैश हमारा क्या आएगा, कम आएगा, क्योंकि जितना वर्क हम इनपुट करेंगे उतना ही वर्क आउटपुट आना चाहिए। तो अगर फोर्स ज़्यादा हो गया है तो x डैश का वैल्यू कम होना चाहिए। तो ये वाला भी पॉइंट लिख सकते हैं। देखते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम जो डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं उससे रिलेटेड है। हमने देखा होगा कि अगर हम बकेट में मग को उल्टा करके डालें तो मग ऊपर आ जाता है। तो ऊपर मतलब कोई फोर्स लगा है जिसकी वजह से ऊपर आ गया। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमारा क्या बोलता है, कोई भी बॉडी अगर हम सबमर्ज करेंगे लिक्विड में, तो ये कोई बॉडी है, इसे अगर लिक्विड में सबमर्ज करेंगे, या तो पूरा सबमर्ज कर दें या फिर आधा सबमर्ज करेंगे, तो इस पे एक अपवर्ड फोर्स लगेगा जिसे बॉयंट फोर्स हम बोलते हैं। तो पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं, व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और wholly submerged in a liquid, then it experiences an upward force known as buoyant force। और ये जो buoyant force की हमारे पास वैल्यू आती है, this buoyant force is equal to weight of the fluid submerged in a, यहाँ पे लिख लेते हैं फ्लूइड हम, क्योंकि लिक्विड गैस भी हो सकती है हमारे पास, इसलिए हम फ्लूइड लिखेंगे। दिस buoyant फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट।
दिस इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो जो हमारा बॉयंट फोर्स का वैल्यू है, अगर हमने ये m मास इसके अंदर डाला है तो इतना पार्ट लिक्विड का हमारा इस जगह से हटा होगा, उतना लिक्विड राइज किया होगा। तो ये जो लिक्विड है, जो इसका वेट होगा वही हमारा क्या होगा, बॉयंट फोर्स होगा। तो बॉयंट फोर्स इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड इंटू जी। लिक्विड का मास कितना है, रो एल, इंटू कितना वॉल्यूम यहाँ पे सबमर्ज था, क्योंकि हम इस वॉल्यूम को लेंगे तो जितना पार्ट इसका सबमर्ज्ड है तो V सबमर्ज्ड इंटू जी। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया रो वी जी, रो वी एस इंटू जी। नेक्स्ट देखते हैं कि ये बॉयंट फोर्स हमारा लगता क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो पहले बात तो ये कि यहाँ पे हमारा ये जो लिक्विड, जितना मास हमारा हटा है, इस मास ने इस लिक्विड की जगह ली है, तो इस लिक्विड का जो वेट होगा उतना ही बॉयंट फोर्स यहाँ पे लगेगा। यही है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, ये बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ क्यों लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, सपोज एक सिलेंड्रिकल मास कंसीडर कर लेते हैं। ये पॉइंट ए, यहाँ पे पॉइंट बी। यहाँ पे प्रेशर पी नॉट, बी पॉइंट पर प्रेशर क्या लगेगा, पी नॉट प्लस रो जी एच, इतना आएगा प्रेशर। अगर ये सरफेस से हाइट कितना है, एच हाइट पर, पी नॉट प्लस रो जी एच हमारा आएगा बी पर प्रेशर। तो नीचे वाला जो हमारा डायरेक्शन फोर्स का होता है, प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया। अब नीचे वाला फोर्स हमारा ज़्यादा है, इसकी वजह से हमारा फोर्स कैसा लगेगा, ऊपर की तरफ। तो एस हम क्या लिखेंगे, एस पी बी इज ग्रेटर देन पी ए, देयरफॉर। तो यहाँ पे हमारा बी पर प्रेशर ज़्यादा है एक से, सो नेट फोर्स हमारा क्या है, इन अपवर्ड डायरेक्शन। इसी नेट फोर्स को हम क्या बोलते हैं, दिस नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन इज buoyant फोर्स। तो यहाँ पे हम एफ नेट की अगर वैल्यू निकालेंगे तो हमारा buoyant फोर्स का वैल्यू आ जाएगा। एफ नेट आ गया हमारे पास पी नॉट प्लस रो जी एच इंटू ए माइनस पी नॉट इंटू ए। पी नॉट ए और पी नॉट ए कैंसिल हो जाएगा, रो जी एच इंटू ए, एफ नेट, इसको क्या लिखेंगे, एफ बॉयंट। एफ बॉयंट कितना आ गया है, रो जी, एरिया इंटू हाइट, इसका एरिया हमने क्या लिया है, कैपिटल ए, एरिया इंटू हाइट क्या हो गया, वी। और ये कौन सा पार्ट है, जितना पार्ट लिक्विड के अंदर सबमर्ज्ड है, तो वी सबमर्ज्ड। तो एफ बॉयंट हमारा आ गया
रो वी जी। तो हमारा प्रेशर डिफरेंस की वजह से बॉयंट फोर्स एक्ट करता है। नोट कर सकते हैं इसे पॉज करके। ये हमारा रो कौन सा था? इस लिक्विड का रो था। तो यहां पे अगर ध्यान से देखें, एफ बी आ चुका है हमारे पास, रो वी एस इंटू जी। रो वी एस, रो हमारा लिक्विड का डेंसिटी, वी एस क्या है? सबमर्ज्ड वॉल्यूम, मतलब उतना ही लिक्विड हमारा हटा है। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ लिक्विड इंटू जी। ये किसका वैल्यू है? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। इसको क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो बॉयंट फोर्स हमारा किसके बराबर है? डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर।